जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और आज हम जो है भूगोल का दूसरा सीरीज लेकर आए हुए हैं। हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एलुसेंट से और उसको मैप में देखते चल रहे हैं। शुरू करने से पहले दो बात आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो का या फिर हम लोगों के टेलीग्राम जो सेट चलता है बिहार पुलिस में, अच्छा क्वेश्चन उसमें चलता है, तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कल गांधी मैदान में हम लोगों का ओपन टेस्ट होने वाला है, तो आप आइए, हमसे जुड़िए। और सुबह 5 बजे ये टेस्ट ओपन होगा। गांधी मैदान में आप आ जाइएगा, गांधी जी की मूर्ति के पास, वहीं ये सेट होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का भूगोल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आप लुसेंट खोल करके अपने पास बैठ जाइए, उसके बाद समझते रहिए। ठीक है, देखिए अगला पैराग्राफ कह रहा है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7 प्रतिशत भाग पे उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से देखिएगा तो 2135 मीटर है। अच्छा, या उससे भी अधिक है। तो उठे हुए भाग को, समुद्र तल से 2135 मीटर से भी ऊंचे उठे हुए भाग को अगर देखा जाए तो ऊंचे पर्वत कहा गया है, उच्च पर्वत कहा गया है। आगे देखिएगा, 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, जो परसेंटेज में देखिएगा तो 18.6 भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। अच्छी बात है। चलिए इसको जरा सा हम लोग मैप में समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए इस मैप को देखने का अपना एक तरीका है। ध्यान से मैप को देखते रहिएगा। चलिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, आप इसमें देखिएगा कहीं कहीं कलरफुल ज्यादा है, कहीं चटक लाल है, कहीं लाल है, और कहीं कहीं नदियां हैं, और कहीं पीला वाला भाग है। तो ये सब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि जितना भी ये चटक लाल दिख रहा है, जितना भी ये चटक लाल दिख रहा है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बात समझ गया? उनसे भी हल्का जो लाल दिख रहा है, हल्का सा लाल लाल दिख रहा है, ये पहाड़ी है। और जो पीला दिख रहा है वो पठार है। पीला दिख रहा है वो क्या है? पठार है। आइए देखते हैं। आपका लुसेंट कह रहा है कि 2135 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाला इलाका पहाड़ कहला रहा है, ऊंचे पर्वत या पहाड़ कहला रहा है। इसका परसेंटेज की बात किया जाए तो 10.7%, लगभग अप्रोक्स 10.5%। याद रखिएगा कि हमारे भारत भूमि पे लगभग 10.5% भाग पे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर तक की समुद्र तल से ऊंचाई के बीच में इसमें पहाड़ी की बात किया है। ठीक है, ये पहाड़ी अगर देखा जाए तो 18.6, क्या है? 18.6 है। अगर पूरे भारत का पहाड़ और पहाड़ी मिला दिया जाए, पहाड़ और पहाड़ी, इन दोनों को जोड़ने के बाद 29.3% आएगा आपका पहाड़ और पहाड़ी। ये बात ध्यान रखिएगा। जितना भी चटक लाल दिख रहा है वो पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, जो हल्का लाल दिख रहा है वो पहाड़ी है, और जो ये पीला पीला दिख रहा है बाबू, ये आपका पठार है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप पठार के विस्तार देखेंगे कि पठार कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पठार। ठीक, तो पठार 27.7% भाग पे क्या है? पठार है। ठीक है, और 43% भाग पे आपका हरे घास के मैदान है। तो जो ये हरा हरा दिख रहा है ना, जो बहुत ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, वो हरे घास के मैदान है, ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ एक अपनी एक खासियत होती है कि यहाँ पे कुछ खा के फेंक दीजिएगा, जम जाता है। बात समझ गए? और सबसे ज्यादा देखिएगा यूपी बिहार में ग्रीनरी ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग भी ज्यादा रहते हैं। जहां भोजन कम पैसों में उपलब्ध रहेगा वहां लोग भी ज्यादा रहेगा। तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला पैराग्राफ जो है हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आप इन चीजों को समझ लिए होंगे। ये डाटा बेस में है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक इन डाटा को याद नहीं करेंगे तब तक जो है अगर मिलाने के लिए दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन कहते हैं कि लिखा हुआ है, देखिएगा, कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक उत्तर के पर्वत, जैसे अगर आपको हम ये बताएं, एक और पेज ले लें, देखिएगा, अगर नॉर्मल समझना है तो जो इस तरीके से होगा ये पहाड़ होगा, इनसे जो कम हाइट की होंगी ये पहाड़ियां होंगी, पहाड़ी। ठीक, और
पठार कहा जाता है। ये मेज की आकृति का उठा हुआ होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के घर में मेज होता है, तो उठा समुद्र तल से और कुछ एरिया तक ये समतल होता है, ऊपर का इलाका, ठीक है, समतल होता है और फिर नीचे जाकर के ढलान हो जाता है। ऐसे इलाके को पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि अब हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय मैदान, जो हिमालय वगैरह के अंतर्गत आ गया इसके अंदर, और विशाल मैदान पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, और समुद्र तट की मैदान पढ़ेंगे। चलिए, और आगे लिखा हुआ है कि भूवैज्ञानिक, भू मतलब होता है पृथ्वी, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। क्या था? टिथिस नामक सागर था। चलिए एक हम छोटा सा आपको टिथिस नामक सागर, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक बात बताते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में। जैसे पृथ्वी अपना पहले जैसे था, हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है, तो बीच वाला भाग जो स्थलीय भाग था, स्थल, ठीक है, और ये वाला इलाका पानी वाला था, ये वाला इलाका पानी वाला था। तो जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। और जो जल वाला इलाका था उसको पेंथालासा कहा गया, पेंथालासा कहा गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। जब हिमालय की उत्पत्ति हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, हिमालय की उत्पत्ति में वीडियो जाएगा, अच्छे से जाएगा, देखिएगा। तो जो स्थलीय भाग था ये वाला, जैसे इन सबों को अगर हम इसको रेड बना दें, तो ये जो है इलाका, जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया कहा गया, और जो जल वाला इलाका था उसको पेंथालासा कहा गया। बहुत समय बाद रासायनिक परिवर्तन हुआ, कुछ कुछ हुआ, और अपने में जो है ये क्या हुआ? टूट गया। जो ये पेंजिया वाला इलाका था, स्थलीय भाग, वो कई भागों में टूट गया। बात समझ गए? वो कई भागों में क्या हुआ? टूट गया। अब ये टूट गया तो जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको अंगारा लैंड कहा गया। ये वाला हिस्सा तीनों क्या कहा गया? अंगारा। और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना कहा गया, ठीक है। नीचे वाला जो प्लेट टूट के नीचे आया तो उसको गोंडवाना कहा गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये जल वाला इलाका है, ये सारा जल वाला इलाका है, और ये टूटा, तो इसके बीच में जल भरेगा कि नहीं भरेगा? ये जल भर गया, ठीक है। क्या हुआ? जल भर गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। हुआ यह कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा टूट करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। एक हिस्सा क्या होकर के? टूट करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और अंगारा लैंड के एक भाग से टकरा गया, ठीक है। अभी ये जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये अंगारा लैंड है, ये बीच में पानी है, ठीक है, ये बीच में पानी है और चारों तरफ पानी है, ठीक है। यहां से एक हिस्सा टूट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और जहां से ये ऊपर जाएगा तो इस जगह से ये टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद प्लेट हो जाता है, ऊपर मुड़ जाता है। क्या होता है? ऊपर मुड़ जाता है। तो ऊपर मुड़ जाने के बाद ये जल वाला इलाका जो है, जल तो रहता नहीं है, समुद्र का नीचे वाला हिस्सा जैसे बालू, कचड़ा और भी बहुत सारा गाद इकट्ठा हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया और लाखों सालों तक ये सूखता रहा। सूख जाने के बाद हिमालय का भाग लिया, ठीक। अगर भारत के मैप में इसको भाग आप देखिएगा, तो देखिए ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये भारत का हिस्सा नहीं था, ये भारत का हिस्सा नहीं था। ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड है, दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड है, और ऊपर भारत का इलाका अंगारा लैंड है। बात समझ गए? तो ये गोंडवाना लैंड, आप पिछला इमेज में देखिएगा, ये वाला गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थोड़ा सा टूट करके जा करके टकराया अंगारा लैंड में। अंगारा लैंड अपने जगह पे है, वो कहीं नहीं गया। बात समझ गए? आगे देखिएगा। तो जब ये प्लेट टकराया, इधर से कोई प्लेट आ रहा है, ठीक है, इधर से प्लेट आया और टकराया, और ये टकराने के बाद, ठीक, और इधर का प्लेट, ठीक है, यही प्लेट विवर्तनी हो गया। एक प्लेट अब अस्थिर था, एक प्लेट आकर के टकराया और प्लेट के टकराने से ऊपर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ये मुड़ जाने के कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, जिन्हें आप आज हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हुआ, शॉर्ट फॉर्म में है कि देखिए नीचे का दक्षिण वाला भारत का इलाका ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो यही टूट के गया था, ठीक है, जो ये टूट के जा रहा है यही गोंडवाना लैंड है। उत्तर भारत के लोग अंगारा लैंड के हैं और दक्षिण भारत के लोग गोंडवाना लैंड के हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति आपको और अच्छा से पढ़ाया जाएगा, घबराइएगा नहीं।
हिमालय तो ये मोटा मोटी बात हो गया, इसमें बहुत सारा बात है, ठीक ना। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है, ये महाद्वीपीय फिसलन, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो वही सिद्धांत दिए थे वेगनर साहब, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिए थे। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जान गए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। टिथिस नामक सागर था पहले, वहां पे क्या था, टिथिस नामक सागर था, आज जहां हिमालय है। तो अच्छा एक बात बताइए, जहां से प्लेट टकराया तो नीचे पानी था, नीचे का पानी ऊपर उठा, बालू गाद ऊपर उठ गया, पानी वहां का समाप्त हो गया, आज हम लोग वहां पे हिमालय देख रहे हैं। एक बात बताइए, तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो तो भी अवशेष के रूप में ऊपर आ गए होंगे, और लाखों साल बाद सूखने के बाद जब उनके अवशेष मिलते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं, हाँ सही में यहाँ कोई सागर जरूर था। तो ये हल्का सा इमेज था वहां के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का है। ये हैरी हेंस दिए थे कि अंगारा लैंड का प्लेट वही है, अंगारा लैंड का प्लेट वही है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा जाकर के टकराया, और टकराने के बाद जब ये टकराव हुआ यहाँ पे तो ये ऐसे मुड़ गया, एक यहाँ है और एक आके जाके टकरा रहा है, तो ये ऐसे हो गया। तो जितना भी समुद्र का कचरा था ये ऊपर उठा, उठ जाने के बाद वो जम गया, जम जाने के बाद वो जो है हिमालय का निर्माण करता है। यही बात है, और भी अच्छे से इसको समझाया जाएगा। बस एग्जाम आपका नजदीक है, और यकीन मानिए अब ज्योग्राफी का वीडियो लगातार आएगा, क्योंकि बहुत काम पड़ जाने के कारण जरूरी जाना पड़ जाता है कहीं कहीं, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर से अवतल हो गई है, ठीक है। अब उत्तल और अवतल आप जानते होंगे, कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, ठीक है। उभरा हुआ उत्तल होता है, धसा हुआ अवतल होता है। अगर आप हिमालय को इधर से देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है। अगर आप हिमालय को इधर से देखिएगा, ये वाला इलाका से देखिएगा ऐसे, ठीक, तो हिमालय आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो उभरा हुआ है तो उत्तल है। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की पठार से ऐसे देख रहे हैं तो उत्तल है। अगर मान लीजिए आप तिब्बत की ओर से दिख रहे हैं हिमालय को, ये चोटी हिमालय का है, ये पूरा हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, तो उत्तर से देखिएगा तो आपको इधर से दिखेगा, अर्थात अवतल दिखेगा। चलिए ठीक है, अगला लाइन। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं है, बस समझते चलना है, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। चलिए अब हम हिमालय शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बस आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर थोड़ा कर दे ताकि आपको दिख सके, नहीं दिखेगा तो फिर समस्या हो जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। अच्छी बात है। जो ये आप देख रहे हैं, ये पर्वत, उत्तर के पर्वत, ये पर्वत को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। बात समझ गए। अब उन्हीं श्रेणियों के बारे में हम बात करेंगे, आराम से देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि अगर हिमालय है, नदियां हैं, चाहे जो भी है, आपको दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग का कमेंट भी हम लोग देख रहे हैं, हर एक कमेंट पे काम होगा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप कमेंट करते जाइए। चलिए, और जो है कि आप जब नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिएगा तो उत्तर के जो पर्वत है उनको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आइए एक एक करके इनको निपटाते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दोस्त पार हिमालय भी कहा जाता है। बात समझ गए। ट्रांस हिमालय को पहले ध्यान रखिएगा, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय, ठीक है। तिब्बत की ओर ये ज्यादा विस्तारित है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बत हिमालय। बात समझ गए। इसको कृष्णगिरी भी कहा जाता है, कृष्ण गिरी पर्वत भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा इनका नाम है। क्योंकि यह बात पार हिमालय इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपको एक हम डायग्राम बनाए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 नंबर आपको तभी दिख सकता है जब आप 3 नंबर पे जाएंगे। 3 नंबर पे जाके खड़ा हो जाइए, तब उस पार आपको दिखेगा। नहीं होता है कि सीढ़ी के उस पार चढ़ने पर उधर का चीज दिखता है, पार हिमालय, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहा गया, ठीक है। ये है ट्रांस हिमालय, बात समझ गए। इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, उस पार देखने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए एक और पेज ले लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। देखिएगा, पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के तहत 4 पर्वत श्रेणियां आती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय, अगर आप मैप में देखिएगा तो हम आपको इसमें दिखा दे ट्रांस हिमालय। हम भी चटक लाल लेते हैं ताकि आपको पता चले। ये जो हिमालय है, ये हिमालय, ठीक है, ये हिमालय जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय हम आपको बता दें, लोकेशन इसका यही है। ट्रांस हिमालय, इसका लोकेशन यही है, बात समझ गए। और अब हम जो है आपको ट्रांस हिमालय के बाद बताते हैं कि ये कितने भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियां आती है। पहला है काराकोरम, बस देखते जाइएगा, काराकोरम। दूसरा का है लद्दाख, 3 नंबर पे है जास्कर, और 4 नंबर पे है कैलाश। कैलाश वही जो शंकर जी का हेडक्वार्टर है। तो काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय के अंदर या फिर पार हिमालय या तिब्बतन हिमालय या कृष्णगिरी हिमालय के अंदर कितने पर्वत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। बात समझ गए आप? अगर हम भारत का मैप यहाँ छोटा सा बना दे, आपको देखा जाए तो आप दिखा देते हैं आपको, जैसे ठीक, ये नॉर्मल पढ़ने के लिए। तो ये यहाँ पे ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऐसे पर्वत आएंगे। उसके बाद आपका तिब्बत में है, चाइना में है कैलाश पर्वत। बात समझ गए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चूंकि जल्दी जल्दी आपको समझाना, एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम उतना डिस्क्राइब कर नहीं पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा वहां पे, ये दरोगा का क्वेश्चन है, पीटी का, कि जास्कर पर्वत श्रेणियां किस हिमालय का भाग है। बात समझ गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन उठते रहता है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, हल्के में ले लीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का पहला भाग है जो उस पार है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों के उस पार है। बात समझ गए? जब तक आप इन निचले इलाकों पे चढ़ेंगे नहीं, तब तक ये हिमालय आपको दिखेगा नहीं। तो इस पे चढ़ने के बाद वो दिखता है, इसलिए उसको पार हिमालय कहा गया। ये बतिया आप ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि काराकोरम, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत भी छोटा सा आप जोड़ लीजिएगा, जहां शंकर जी का हेडक्वार्टर है। केटू या गाडविन आस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। चलिए अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से अब पता चल सके। ब्लैक लेते हैं। चलिए, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर और ये है जो है अपना कैलाश पर्वत। तो जो मान लीजिए ऊपर वाला इलाका है, तो अगर ऊपर वाले इलाका को हम ऐसे खींचे तो यहाँ कुछ चोटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? कुछ चोटियां पाई जाती हैं। एक का नाम है K2, एक का नाम है K2, काराकोरम 2, K1, K2, K3 है, तो जिसमें सबसे ऊंचा कौन है? K2, जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। बात समझ गए? जो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय। और हिमालय ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी कौन? तो काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम श्रेणी आता है, उसकी ऊंची चोटी कौन है? K2 है। बात समझिए? गाडविन आस्टिन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये हिमालय टॉपिक वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, आप घबराइएगा नहीं। आप बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एमसीक्यू भी जल्दी ही मिलेगा, जल्दी ही हम लोग इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे और हम आपको बताएंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन आपको देखते रहना है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी, घाटी मतलब होता है 2 पर्वतों के बीच एक अच्छा खासा जगह, ठीक है, जहाँ पे खेती या शहर बस सके, उसको घाटी कहा जाता है। ठीक है, जो बगानों, बैक्टीरियन, ऊंटी तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो नॉर्मल सा बात है, आप ध्यान रखिएगा। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी में जैसे 2 पर्वत है, ये काराकोरम पर्वत हो गया और ये लद्दाख पर्वत हो गया। तो इन दोनों के बीच में, इन 2 पर्वतों के बीच में नुब्रा घाटी पाई जाती है, जो ध्यान रखिएगा। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां पे जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड एवं मोटी परत के रूप में जमाव है। आगे देखिए, करा है
कि कश्मीर हिमालय, बात समझ गए। अब जम्मू कश्मीर में जो हिमालय पड़ेगा उसको कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय जो है करेवा, करेवा एक प्रसिद्ध है, जहां पे करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो झीलों के द्वारा निर्माण की जाती है। झील गिर रहा है, उसका माटी दह के ऊपर चल के किसी के माटी के ऊपर जो है बैठ गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, तो वो माटी करेवा कहलाता है। बात समझ गए। जहां जाफरान, जाफरान मतलब होता है केसर, केसर वगैरह का खेती की जाती है। बात समझ गए। तो कश्मीर हिमालय करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है या माटी होती है, जो भी आप समझ जाए, ठीक है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर जाफरान की क्या की जाती है, खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ है, मतलब जमाव है, ठीक है, मोटी परत के रूप में जमाव है। जो बस आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेवा, करेवा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जाफरान के लिए प्रसिद्ध है, केसर वगैरह उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लिखा है कि बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा और जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। अगर आप इसको टोन पे याद कीजिएगा तो हम आपको बताते हैं कैसे पकड़िएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि बृहद हिमालय में, बड़का हिमालय में जोजिला दर्रा है। तो हम आपको पीछे भी पढ़ाए हैं, जो जिला दो जिला, बात समझ के, सिंधु नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके बाद पीर पंजाल में है, सब पीर आ जाएगा तो आपका हाल खराब हो जाता है। तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा स्थित है। जा करके फोटो लेना होता है, जा करके क्या लेना होता है, फोटो। तो फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, ये सब पर्वत है। खारदुंगला जैसे लद्दाख श्रेणी में है। खारदुंगला, लद्दाख माने राख, राख नहीं खाना है, तो खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख श्रेणी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील पाई जाती है। मीठे जल की 2 झील पाई जाती है कश्मीर हिमालय में ही। इसी हिमालय का कश्मीर में जो हिमालय पड़ता है उस हिमालय की बात कर रहा है। चलिए, लिखा हुआ है कि कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील डल एवं वुलर झील पाई जाती है। डल एवं वुलर झील पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ये मीठे जल की झील है, मीठे पानी की झील है। उसके बाद खारे जल की झील पैंगोंग सो और तसो मुरारी या फिर सो मुरीरी इसको कहा जाता है। या तो इसको कहीं कहीं तसो मुरारी देगा या फिर सो मुरीरी दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी हिमालय में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो मीठे जल के लिए जाने जाते हैं, एक डल और एक वुलर झील है। लेकिन इसी इलाके में खारे जल का भी अपना जमाव है। पैंगोंग लेक यानी कि पैंगोंग सो झील और सो मुरारी या फिर तसो मुरारी झील पाया जाता है। और आगे जाइएगा तो वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ की गुफा और चराहे शरीफ जैसी तीर्थ यात्रा भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आता है, जो उत्तर पश्चिम में है। चलिए, हिमालय का पहला भाग हम आपको पढ़ा दिए हैं, ट्रांस हिमालय। कुछ नहीं करना है, ट्रांस हिमालय का 4 भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और उसके बाद कश्मीर, ये कैलाश पर्वत है जो तिब्बत में है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय का पॉइंट नंबर 2। आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, अब आपको दिख रहा है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हिमालय का दूसरा भाग। हिमालय 4 भागों में है, पहला है ट्रांस, दूसरा है महान हिमालय, ठीक है। लिखा हुआ है हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए लिखा हुआ है कि इन क्षेत्रों पे हमेशा वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, बात समझ गए, इसलिए इसको हिमाद्री लिखा हुआ है, ठीक है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। जैसे अगर आप हिमालय का 4 श्रेणी लीजिएगा, ठीक है, जैसे हम बता दिए हैं, ये हिमालय का एक श्रेणी हो गया जो विस्तारित है, जो चटक लाल आप इमेज में देखे हैं। उसके बाद ये ले लीजिए दूसरा श्रेणी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में ये, और ये 4 नंबर में नामाकरण कीजिएगा तो इसको हम आपको बताए हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा का आप पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का ये पर्वत जिसको महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं ये इसी सर्वोच्च या महान या आंतरिक हिमालय में पाया जाता है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भी इसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, अर्थात जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं वो सब के सब हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद या फिर महान या फिर आंतरिक हिमालय भी इसका नाम है, तो ये बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है।
बात समझ गए। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को चोलोलुग्मा कहा जाता है, पर्वतों की रानी। बात समझ गए। तिब्बत में इसको चोलोलुग्मा कहा जाता है, चोलोलुग्मा। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है वहां के स्थानीय भाषा में पर्वतों की रानी। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। हम कुछ नहीं बोले हैं आपको, बस इतना बोले हैं हिमालय 4 भाग, पहला है ट्रांस, दूसरा का है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हम पढ़ रहे हैं, और जितने भी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं सब के सब बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। इसका नाम अलग है, बृहद हिमालय इसका नाम है, इसका नाम सर्वोच्च हिमालय है, इसका नाम हिमाद्री है। वर्ष भर यहाँ हिम या बर्फ जमा रहता है तो हिमाद्री है। बात समझ गए। इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। इसी महान हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बात समझ गए। ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। बात समझ गए। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि हिमालय, ये हिमाद्री, माउंट एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, जितने ऊंचे ऊंचे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं ये सब के सब बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे एक और पेज ले लेते हैं, जैसे हिमालय संख्या 1 जिसको ट्रांस हिमालय कहें, ठीक है। उसके बाद हिमालय संख्या 2, हिमालय संख्या 3, उसके बाद हिमालय संख्या 4। नाम आपको याद है, नाम आपको याद है। पहला का नाम ट्रांस हिमालय, दूसरा का बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है ITSZ, ITSZ अर्थात इंडो तांगपो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग होता है। ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग होता है। हिमालय 4 भाग, बात समझ गए। ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय कैसे अलग होगा? तो इंडो तांगपो सचर जोन ITSZ के द्वारा अलग होगा। ठीक है। दूसरा का नाम है बृहद हिमालय, बात समझ गए। दूसरा का हिमालय का नाम है बृहद हिमालय। 3 नंबर के हिमालय का नाम है हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, बात समझ गए। हिमाचल श्रेणी नाम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बृहद हिमालय और हिमाचल श्रेणी का जो हिमालय है 3 नंबर का हिमालय, ये कैसे अलग होता है, तो यही ना मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको बोल रहा है। ठीक है, देखिए लिखा है बृहद हिमालय या लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। देखिएगा, ये लघु हिमालय का ही नाम है हिमाचल श्रेणी। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। चलिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय किससे अलग होगा? तो ITSZ से अलग होगा। उसके बाद बृहद हिमालय हिमाचल श्रेणी या फिर लघु हिमालय भी इसको कहा जाता है। ये कैसे अलग होगा? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये सब समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको रटा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जो रटने वाला चीज है जाहिर सी बात है कि हम आपको एकदम रटा देंगे, मुंह पे घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा। तब बृहद हिमालय हम लोगों का हो गया है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल श्रेणी में, अर्थात इसका नाम लघु हिमालय भी है, या फिर बीच में पड़ता है तो इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, या फिर इसको यहीं पे आप लिख लीजिएगा उप हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, ये भी पर्वत है, धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोनों में है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। ठीक है, मसूरी नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, बात समझ गए, नेपाल। ठीक है, मसूरी नागटिब्बा श्रेणियां इसमें पाई जाती है। ये सब के सब ऊंचे पर्वत है, बात समझ गए। धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी, ये सब के सब किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो हिमाचल श्रेणी या लघु या उप हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसको मैप में समझिएगा तो देखिएगा, हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अगर यहाँ पे पीर पंजाल बनाए, यहाँ धौलाधार बनाए, बात समझ गए। यहाँ उत्तराखंड का ये लिखा है तो मसूरी, नागटिब्बा और ये वाला जो है बृहद हिमालय के जो बाद हिमालय पड़ता है उसमें या फिर हिमाचल श्रेणी या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत ये आता है।
बात समझ गए। तो अगर आप इसको मैप में देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, या फिर अगर आपके पास वो है मैप का बुक है, तो आप उसमें भी आराम से इन चीजों को देख सकते हैं। बात समझ गए। तो आगे बढ़ा जाए और हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियां और ये पीर पंजाल जो है कि ये सब के सब हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु या उप हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी। ऑप्शन जैसे बनाएगा आप वहां देख लीजिएगा। बात समझ गए। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो जो ये पर्वत श्रेणी है, बृहद हिमालय में तो हम आपको बता चुके हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत जो आते हैं उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत जैसे अन्य छोटे छोटे जो पर्वत है, ये सब के सब हिमाचल श्रेणी में आते हैं। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी है, ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू, कांगड़ा एवं मनाली की घाटियां मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा घाटी किसे कहा जाता है। घाटी उसे कहा जाता है दो पर्वतों के बीच एक सकरा रास्ता, एक अच्छा रास्ता जो लंबे एरिया में हो, जहां पे एक शहर बसाया जा सके, उसे घाटी कहा जाता है। बात समझ गए। हल्का सा ऊंचे नीचे होता है, तो इन जगहों पे शहर भी बचाया जा सकता है। ऐसे बड़े क्षेत्रफल को घाटी कहा जाता है। बात समझ गए। अगर दो पर्वतों के बीच अगर बहुत सकरा रास्ता है तो इसको आप दर्रा कह रहे हैं, लेकिन वही रास्ता अगर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे शहर बसाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चारागाह पाए जाते हैं। बात समझ गए। कश्मीर हिमालय, आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर जिस घाटी में बसा है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली घाटी। ये सब घाटियों में आप घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे अल्पाइन चरगाह पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग और इसे उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसी अल्पाइन चरागाह को कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग, मर्ग से गुलमर्ग या सोनमर्ग, ठीक है। उत्तराखंड में इसी को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। इसमें एक जनजाति पाई जाती है, भोटिया जनजाति। बात समझ गया। ये भोटिया जनजाति खाना बदोश होती है, जब मतलब जहां रहे वहां खाना बनाए फिर आगे बढ़ गए। बात समझ गए। तो ये लोग स्थान परिवर्तित करते रहता है, गर्मी लगता है तो ऊपर चल जाता है और ठंडा लगता है तो नीचे चला आता है। जैसे कि लिखा होगा कि यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग या उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सब के सब लघु हिमालय में ही स्थित है, अर्थात हिमाचल श्रेणी में ही स्थित है। अगर हिमाचल श्रेणी को आप यहाँ पे देखिएगा तो नेपाल का काठमांडू घाटी भी इसी श्रेणी में स्थित है। बात समझ गए। अपना दार्जिलिंग भी इसी श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे हल्का सा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग जो शहर बसा हुआ है ये सब के सब जो है हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल कौन? ये वही बुग्याल है अल्पाइन चारागाह जो उत्तराखंड में कहा जा रहा है। तो यहाँ ऊपर चले जाते हैं और शरद ऋतु में ये नीचे आ जाते हैं। जब ठंडा लगता है तो ये भाग के नीचे आ जाते हैं लोग, ठीक है। तो कौन सी जनजाति? तो भोटिया जनजाति। उत्तराखंड में इस अल्पाइन चारागाह को क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार। कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये चारों धाम है। हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। अर्थात जितना भी तीर्थ स्थल है घूमने वाला, जितना भी आपका घाटियां हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे शहर बसे हुए हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी या फिर आप काठमांडू घाटी या दार्जिलिंग घाटी जाइएगा, ये सब के सब घाटियां इमेज बनाइएगा कि ये हिमाचल श्रेणी में आता है। जितनी भी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है वो सब के सब बृहद हिमालय, सर्वोच्च महान या आंतरिक हिमालय में आते हैं। उससे नीचे जितने भी घाटियां हैं, चाहे वो अल्पाइन चारागाह हो, ये सब के सब आते हैं हिमाचल श्रेणी में। चलिए इतना आप इमेज बना के रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और अच्छा से बताया जाएगा, अब घबराइएगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर विस्तार से बताने लग जाए तो। बस समझ गए। तो आप इस चीज को इतना भी आप ध्यान रखिएगा ना तो आराम से बिहार पुलिस में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आप समझ के चलिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला लाइन लिखा है कि दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। यहाँ की प्रकृति दशा जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी। अच्छा, हिमालय में जीवाश्म युक्त मिट्टी कहने का क्या मतलब है?
अब हिमालय जहां है वहां पे टिथिस नामक सागर था, तो सागर के अंदर जो जलीय जीव थे वो भी तो ऊपर आ गए, तो आज उन्हें क्या अवशेष मिलते हैं, तो लिख रहा है कि ये जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का होना, ये होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे चाय बागान लगा दिए थे। चाय बागान के लिए यह इलाका प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग, ठीक है। वहां पे तिस्ता नदी निकलती है, तो नदी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बाकी सब बकवास बात है, कुछ ध्यान रखने वाला बात नहीं है। लिखा हुआ है कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। चलिए आप इस देखिएगा, हम ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को बताए हैं, ITSZ इंडो तांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय और हिमाचल श्रेणी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो हिमालय का तीन भगवा है, ये 4 वाला भाग है, हिमालय का ये चौथा भाग है, ठीक है। ये वाला इलाका हिमालय का चौथा सबसे निचला भाग है, इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी। तो अगर आपसे पूछेगा कि हिमाचल श्रेणी या फिर लघु या फिर उप हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ये जो है शिवालिक श्रेणी से अलग कैसे होगा, बात समझ गए? तो आप यहाँ पे रखिएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम इमेज बनाना है। हिमालय हमारा 4 भाग में है, पहला है ट्रांस, दूसरा है बृहद, तीसरा है लघु और चौथा है शिवालिक। तो जो ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है। ये चीज बृहद हिमालय हिमाचल श्रेणी से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, और हिमाचल श्रेणी शिवालिक हिमालय से MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये चीज तो हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। और थोड़ा सा इसमें बच गया है जो हम आपको बता देते हैं। चलिए लास्ट वाला है शिवालिक श्रेणी। लास्ट वाला क्या है? शिवालिक श्रेणी। लास्ट वाले शिवाड़ी को शिवालिक कहा जाता है। निम्न सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं बाह्य हिमालय कैसे बना। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है, सबसे नया वाला भाग है। अगर मान लीजिए 4 गो हिमालय बन रहा है, बात समझ गए, 4 गो हिमालय का श्रेणियां बन रही हैं, तो जो सबसे लास्ट में बनेगा इसका मतलब वही है कि वो बाद में सबसे वही बना, सबसे नया, सबसे पहले ये बना, ये फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। बात समझ गए कि नहीं? तो सबसे कम उम्र का कौन होगा? 4 नंबर वाला न होगा। आगे देखिएगा, तो यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में दून और द्वार की घाटी, जैसे देहरादून और हरिद्वार हो जाता है। जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई, बांगर प्रदेश। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, बात समझ गए कि नहीं? इस तरीके से हम आप अपने पॉइंट नंबर 2 को कंप्लीट किए, और जल्द ही मित्र हम आपके लिए MCQ की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बस व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हम लोगों के टेलीग्राम लिंक से जुड़े। और जो भी लोग कल जो है गांधी मैदान आ सकते हैं, सुबह 5 बजे गांधी मैदान आइएगा। उनके लिए हम लोग जो है ओपन टेस्ट रखे हुए हैं। क्वेश्चन अच्छा सा है, बहुत अच्छा है। इसका PDF भी बना करके डाल दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं। जो हम लोगों से दूर है वो PDF के माध्यम से बनाएंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ कराया जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।